Hello everyone, welcome to this channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो इसके पिछले वीडियो में भी हमारा यही टॉपिक था। टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि ये होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि ये 4 प्रकार के होते हैं, ओके, जिसमें कि 2 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। जिसमें था एक तो नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका तंत्र ऊतक, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था विद इमेज, पिक्चर के साथ में हमने डिस्कस किया हुआ था। और जो दूसरा हमने डिस्कस किया था वो था मांसपेशी ऊतक यानी कि मसल टिश्यू। तो इसमें भी हमने बात की थी, ये 3 टाइप्स के होते हैं, उसको भी हमने पिक्चर के साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आपको ये जो अभी हम फर्दर 2 टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं तो उसके ये जो है एक टॉपिक है जिसको कि चूंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा खिंच रहा था, इस वजह से हमने 2 डिस्कस किया था। अब जो 2 टिश्यू है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पिछला वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि तभी आपको ये पूरा ऊतक समझ में आएगा कि ऊतक होते क्या हैं और ऊतक कितने टाइप्स के हैं। तो इसके बारे में अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको दोनों वीडियो, जो इसका प्रीवियस वीडियो है वो जरूर देख लीजिए और उसके बाद में आज हम ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, फिर आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए, ओके। और अगर समझ में आए, अच्छा लगे, देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। जो 3rd टाइप्स है वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा टाइप एपिथेलियल टिश्यू, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं उपकला तंत्रीय ऊतक। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इसको भी हम इमेज के साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 2 ऊतक इसके पहले डिस्कस किया हुआ था इमेज के साथ में, वैसे ही इसको भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर रहे और समझ में आए, ओके, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। तो देखिए, अब जो उपकला तंत्रीय ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू है, ये ऊतक शरीर के और प्रत्येक अंग प्रत्यंग के बाह्य और भीतरी भाग को ढकने का काम करता है, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे शरीर को और जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके बाहर से भी उनको ढकता है और अंदर से भी, यानी उनके जो भीतरी भाग हैं उनको भी ढकने का ये काम करता है। और इनका मेन काम क्या है? वो है सुरक्षा करना, यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षा करना और हमारे अंगों की सुरक्षा करना, बाहर से भी और अंदर से भी। जो आंतरिक भाग है उनकी भी सुरक्षा करना और जो बाहरी भाग है उनकी भी सुरक्षा करना। तो इनका मेन काम जो है वो है सुरक्षा करना। और ये एक परत के रूप में फैली रहती है और प्रत्येक स्थान और उसके कार्य के अनुसार ये कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि इनको भी आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया है। तो 2 टाइप के हैं, एक तो होता है एक अस्तरीय उपकला ऊतक और दूसरा है बहुअस्तरीय उपकला ऊतक। पहला है इसके अंदर की बात हम कर रहे हैं, जो उपकला तंत्रीय ऊतक है इनके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 हैं, एक है एक अस्तरीय उपकला ऊतक, एक अस्तरीय उपकला ऊतक जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, ओके। और जो ये एक अस्तरीय उपकला ऊतक है इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी कि एक अस्तरीय का मतलब है कि इसमें जो है ये एक कोशिका अस्तर या परत के रूप में होती है, यानी कि इसमें जो कोशिका का अस्तर होता है यानी कि जो परत होता है वो एक होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको एक अस्तरीय उपकला ऊतक कहा जाता है और कोशिका के आधार पर इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ओके। तो इसको जो फर्दर इसको भी 4 में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर मैं नाम लिख देती हूँ, उसके बाद में आपको पिक्चर दिखाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर में जो आता है, पहला है सिंपल स्क्वैमस ऊतक, सिंपल
स्क्वैमस। अच्छा, जो इनके नाम पर ही है, ठीक है, जैसे कि जो सिंपल एपिथेलियम है, अब इनके अंदर जो टाइप्स आएंगे वो आपकी सब में आगे सिंपल ऐड होगा, ठीक है, यानी कि जैसे कि सिंपल स्क्वैमस ऊतक, इंग्लिश भी मैं इसको लिखते हुए चल रही हूँ, और जो भी मतलब वीडियो में मेरे मतलब ये आप लोग कह रहे हो ना कि उसको मैम हिंदी इंग्लिश में भी लिखते हुए चले, तो मैं बता चुकी हूँ कि जो है, चूंकि वो पहले का वीडियो है तो उसमें हमने पहले का वीडियो, तो उस टाइम पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, तो उस टाइम पर हमने हिंदी में ही आपको समझाया हुआ या फिर लिखा होगा, शायद हिंदी में ही लिखा होगा। लेकिन अब जो आपको वीडियो मिलेंगे, अब रिसेंट की जितनी भी वीडियो मिलेंगे, उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के चल रही हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो पिछले वीडियो है उनको आप मैनेज कर लो। अब जो फर्दर वीडियोस मिलेंगी उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा मिलेगा, तो इसके लिए आप परेशान मत हो। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल ऊतक, सिंपल सभी में ऐड है क्योंकि ये सिंपल का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर तीसरा है सिंपल कॉलमनर ऊतक, सिंपल कॉलमनर ऊतक, ओके, टिश्यू। फिर चौथा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, चौथा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ऊतक। ओके, ये 4 प्रकार हो गए। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अच्छा, इसमें जो है टिश्यू, इसमें आपका सिंपल नहीं ऐड है, जैसे कि अब ये आपका जो 3 है उसमें सिंपल 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 है, ठीक है, लेकिन इसमें स्ट्रेटिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम उसको आप पिक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिंपल क्यों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटिफाइड इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये एक स्तरीय उपकला ऊतक के अंदर में आता है, यानी कि सिंपल एपिथेलियम में आता है, ओके। अब इसके बाद में ठीक है, तो ये जो आपका नेक्स्ट है जो दूसरा है, ये तो हो गया आपका ये आपका एक स्तरीय उपकला ऊतक था, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये दूसरा है बहुस्तरीय, ठीक है, एक स्तरीय था, अब यहां पर है ये बहुस्तरीय उपकला ऊतक, बहुस्तरीय उपकला ऊतक, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वो था सिंपल एपिथेलियम और ये है
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, इसमें भी 4 हैं, जैसे कि उसमें सब में सिंपल ऐड था, इसमें स्ट्रेटिफाइड रहेगा और सेम ही रहेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस उपकला ऊतक। ओके, तो वही है, अब यहां पर सिर्फ स्ट्रेटिफाइड ऐड हो जा रहा है, आगे का सब वही है, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। फिर दूसरा है, वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल उपकला ऊतक। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल उपकला ऊतक, ठीक है। मैं यहां पर लिख नहीं रही हूं क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, जैसे कि इसमें था, उसमें सिंपल ऐड था और इसमें जो है आपका स्ट्रेटिफाइड ऐड हो जा रहा है। चौथा है ट्रांजिशनल उपकला ऊतक, ये अलग है, ट्रांजिशनल उपकला ऊतक। चलिए, अब मैं इसका पिक्चर दिखा देती हूं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि जो एपिथेलियम है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्तरीय जिसे कि सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं, बहुस्तरीय जिसे कि स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। इसको भी फर्दर 4 में डिवाइड किया गया है। ओके, अब यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। फिर मैं आपको आगे इसको कहाँ ये पाया जाता है, ये ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए, ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियम है। यहां पर जो हमने बताया था 2 टाइप्स के हैं, एक तो आपका हो गया सिंपल, ये हो गया सिंपल, ठीक है, और ये है स्ट्रेटिफाइड। ये 2 टाइप्स हो गए, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब जो है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड 2 टाइप्स से हो गए। अब सिंपल में भी सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर, ओके। और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ है, इस पिक में नहीं है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी होता है, ओके। अब यहाँ और यहाँ पर दिया है इन्होंने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और ये है आपका ट्रांजिशनल। तो ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है ये आपका इसमें आता है, सिंपल वाले में आ जाता है, और जो ट्रांजिशनल है वो आपका आता है इसमें स्ट्रेटिफाइड में है, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ ये सिंपल वाली लाइन में नहीं है और ये स्ट्रेटिफाइड वाली लाइन में नहीं है, क्योंकि मैं तो ये पिक्चर तो ऐसे ही दिया हुआ है, ये कोई इसमें सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 और 2 लिख रही हूँ, ओके। तो अब देखिए, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में आपको समझना क्या है। सिंपल और जो स्ट्रेटिफाइड होता है इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया सिंपल में क्या होता है, ये एक स्तरीय होती हैं, और जो बहुस्तरीय है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है कोशिकाओं की अनेक परतें होती हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पर क्या है, एक परत है, ये एक ही परत है, ठीक है, ये एक परत है, यहां पर भी एक परत है, ठीक है, ये और ये, तो ये एक परत हुई, ये भी एक ही परत है, यहां से यहां तक के बीच में एक परत है, ओके।
लेकिन अब स्ट्रेटिफाइड में देखिए ये बहुस्तरीय में अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कई सारी परतें हैं इसमें, यहाँ पर भी आपकी एक से ज्यादा परतें हैं, और इसको छोड़ दीजिए तो सिंपल में आता है, और ट्रांजिशनल में इसमें भी है। ठीक है, तो अब ये है आपका, अच्छा यहाँ से आप ये समझ सकते हो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में परत डिवाइड है, क्योंकि हर एक परत का अपना न्यूक्लियस है, हर एक परत में देखिए न्यूक्लियस है, तो इसमें सब में एक एक न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है आपको, केंद्रक जो है वो एक एक है, यानी एक स्तर में एक एक केंद्रक है, यहाँ पर भी एक एक केंद्रक है, देख सकते हो आप, एक एक है, यहाँ पर भी एक ही एक है, जबकि यहाँ पर बहुस्तरीय है तो हर स्तर में केंद्रक है, तो कई सारे केंद्रक हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इस लाइन में केंद्रक है, फिर इससे दूसरे वाले लेयर में केंद्रक है, और इसी तरीके से इसमें भी है। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि सिंपल जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही स्तर होता है, एक परत होती है, और जो स्ट्रेटिफाइड होता है बहुस्तरीय होता है, यानी कि उसमें कई सारे स्तर होते हैं, और यानी फिर कई सारी परत होती हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्रक भी अलग अलग होते हैं, हर एक परत में अलग अलग केंद्रक होंगे। ओके, अब इसमें जो आपका सिंपल है उसमें जो पहला है सिंपल स्क्वैमस ऊतक, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, सिंपल इपिथेलियम जिसको बोल रहे हैं, ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। इसमें कोशिका चपटी होती है, देख रहे हो आप पिक्चर में, ये चपटी है इसकी कोशिकाएं। ओके, और इसका स्थान कहाँ होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हृदय में, सिरा में और धमनी में पाया जाता है। ओके, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हार्ट में पाया जाता है। ये चपटी सिंपल स्क्वैमस जो होती है, यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये आपके हृदय में पाई जाती है, यानी कि हार्ट में पाई जाती है। सिरा का मतलब है वेन्स में पाई जाती है, और धमनी का मतलब है आर्टरीज में पाई जाती है, यानी कि आर्टरी, वेन्स और हार्ट में ये पाई जाती हैं। ओके, फिर आपका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। हृदय, धमनी और सिरा, आर्टरी, वेन्स और हार्ट में पाई जाती हैं। फिर आता है सिंपल क्यूबॉइडल, इसमें जो कोशिका होती हैं वो चौखंडाकार होती हैं, आप देख सकते हो ना, चौखंडाकार मतलब ये 4 कोने हैं, इसके 4 खंड हैं इसके। ठीक है, देख सकते हो आप पिक्चर में, तो ये चौखंडाकार होती हैं, और ये पाई कहाँ जाती हैं, श्रावी ग्रंथि में पाई जाती हैं। ठीक है, ये श्रावी ग्रंथि में पाई जाती है, यानी कि जहां से अच्छा अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी दरवाजा खोल दे रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी कि आपका ये सिंपल स्क्वैमस हो गया, फिर क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल में क्या है, जैसा कि हमने बताया कि चौखंडाकार होती हैं, और कहाँ पर पाई जाती हैं, श्रावी ग्रंथि में, यहाँ पर जहां पर सिक्रीशंस हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वहां पर ये पाई जाती हैं। फिर आता है आपका सिंपल कॉलमनर, इसी क्या होता है, इसमें कोशिका स्तंभाकार सिंपल कॉलमनर होती हैं, यानी कि स्तंभाकार का मतलब है जिससे खंभे नहीं होते हैं, स्तंभ मीन्स खंभा होता है। ठीक है, तो स्तंभाकार, ये देखिए आप खंभे के समान ये इनकी संरचना होती है, जो सिंपल कॉलमनर है, यानी कॉलमनर, कॉलम का मतलब है कॉलम में पाई जाती है। ठीक है, तो देख सकते हो आप पिक्चर में। और ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी ये आहार नाल और आहार नाल में और आमाशय यानी कि स्टमक में पाई जाती हैं। ओके, फिर इसके बाद में आता है आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो देखिए अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या है तो ये सिंपल का ही पार्ट, जो सिंपल एपिथेलियम है उसी का ये प्रकार है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, लेकिन इसमें स्ट्रेटिफाइड जुड़ा हुआ है। क्यों?
क्योंकि इसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं वो अस्तंभाकार होती हैं, इस वजह से कॉलमनर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, अस्तंभाकार होती हैं। लेकिन इसमें जो ये सेल्स हैं इनकी, ठीक है, ये इस पर जो कोशिका हैं वो इस प्रकार से लगी होती हैं कि देखने में लगता है कि ये बहुस्तरीय हैं। ये देखने में आप देख सकते हो ना यहाँ पर, चूंकि ये एक ही अस्तर है, क्योंकि ये सिंपल के अंदर ही आती हैं, तो है एक ही अस्तर इनका, ये आप देख सकते हो, ये एक अस्तर है केवल, ठीक है। लेकिन आप एक पिक्चर देख सकते हो तो इसमें ऐसा लग रहा है आपको, केंद्र का आप अगर देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुस्तरीय हैं, मतलब देखने में ये बहुस्तरीय लगती हैं लेकिन होती एक स्तरीय हैं। इसी वजह से इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोला जाता है। स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है। झूठा का मतलब कि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये बहुस्तरीय हैं लेकिन ये हैं एक स्तरीय, ओके। तो इस वजह से इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर बोलते हैं। ये भी आपके सिंपल के अंदर ही आ जाती हैं। अब स्ट्रेटिफाइड को, अच्छा ठीक, अब ये होती कहाँ पर है, ये आपकी श्वास नलिका और मूत्र मार्ग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं ये? श्वास नलिका, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं और मूत्र मार्ग, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं बहुस्तरीय की। तो जैसा कि आप जान ही रहे हो कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कई सारे अस्तर में होती हैं, ओके। अब इनको जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम है वो जो है, इसमें जो बहुस्तरीय मतलब चपटी कोशिकाएं इसमें भी चपटी होंगी। स्क्वैमस, स्क्वैमस मीन्स चपटा, ठीक है, इसका मतलब आप समझ लो चपटा, ठीक है। इसमें भी चपटी कोशिकाएं हैं लेकिन एक अस्तर में होती, इसमें भी चपटी कोशिकाएं होंगी लेकिन वो कई सारे अस्तर में होंगी। तो इतना डिफरेंस है। पाई कहाँ जाती हैं ये आपके मुख और त्वचा में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? मुख और त्वचा, यानी कि स्किन में पाई जाती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल उपकला ऊतक। तो ये जो है ये भी बहुस्तरीय होती हैं, ये भी चौखंडाकार होती हैं, बस क्या होता है कि कई सारे अस्तर में होती हैं, ये बहुस्तरीय होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? स्वेट ग्लैंड में पाई जाती हैं, यानी कि स्वेद ग्रंथि में, स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है, जिसे कि स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर उपकला ऊतक। तो इसमें इन्होंने पिक्चर में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी आपकी जो कोशिकाएं होंगी वो स्तंभाकार होंगी, जैसे कि सिंपल में होती हैं, ठीक है, वैसे ही ये स्तंभाकार ही होंगी लेकिन कई सारे अस्तर में होंगी, ओके। और वो पाई कहाँ जाती हैं? ग्रास नलिका में पाई जाती हैं। और जो ये ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम है, इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और कई सारे अस्तर में होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका हो गया इपिथेलियम के बारे में। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ है हमें पढ़ना है वो है संयोजी ऊतक, चौथा, जिसे कि कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू या फिर एरियोलर। चलिए अभी देख लेते हैं। अब जो ये संयोजी ऊतक है यानी जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, ये शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक है, सबसे अधिक ये पाया जाता है। और जो अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं उनके काम भी अलग अलग होते हैं और ये अन्य ऊतकों को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं, उनको स्थिरता प्रदान करते हैं यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है, खाली स्थानों को भरने का काम करते हैं और जो है जो आंतरिक अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और रक्त आदि द्वारा जो अन्य ऊतक हैं उनके पोषण का भी काम
करते हैं। यानी कि अगर हम संयोजी ऊतक के काम की बात करें तो ये क्या क्या काम करते हैं, ये आप ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, खाली स्थानों को भरने का काम करते हैं, खाली स्थान को भरने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट काम क्या करते हैं, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके, इसके अलावा रक्त है, रक्त भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त आदि, रक्त के द्वारा, ठीक है, रक्त आदि के द्वारा अन्य ऊतकों को पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पोषण देना, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का रक्त के द्वारा, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो आपका ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी अंगों में पहुंचाने का काम करता है जहां भी उनकी जरूरत होती है। ओके, तो ये इतने काम हैं संयोजी ऊतक के। अब क्या होता है कि ये तो इनके काम हो गए। अब मूल रूप से क्या होता है कि इनमें जो है जिसमें विभिन्न प्रकार, इसमें जो है एक जाल जैसा बना होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो जो है एक जाल की संरचना में रहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसमें पाई जाती हैं, एडिपोसाइट्स पाई जाती हैं, मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स WBC इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो इसमें मैंने मास्ट सेल की बात की, तो ये जो मास्ट सेल होता है ये क्या करती हैं, ये आपकी जो है जो आपके ये स्किन है, ठीक है, तो ये इस पर ही पाई जाती हैं। तो हमें जो है हमारी इम्यूनिटी को जो है ये इम्यून करने का काम करती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनको सुरक्षा प्रदान करने का ये काम करती हैं, जो मास्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये इम्यूनिटी में जो है प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आप समझ लो, मास्ट सेल्स जो होती हैं इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप व्हाइट ब्लड सेल्स आप जानते हो, एडिपोसाइट्स जो होती हैं जो हमारे स्किन के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी इसमें पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, जो एक जाल जैसी संरचना होती है उसमें जो है ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और इनके चारों ओर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स का जाल बना होता है। जो ये सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं इनके चारों ओर जो है एक जाल जैसा बना होता है, जो कि आपका इलास्टिक फाइबर का और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं उनका बना होता है, जिसमें कि और भी जो अन्य प्रोटीन तत्व हैं वो भी रहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया, ये आपको पता चलेगा कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनका काम क्या क्या है। ओके, और इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके भी कई प्रकार हैं, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाती हूँ कनेक्टिव टिश्यू को। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके कई सारे पार्ट्स हैं। ओके, क्योंकि इंग्लिश में ही है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो इसको हिंदी में ही बताऊंगी। ठीक है, अभी पिक्चर में, क्योंकि पिक्चर में हिंदी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वजह से। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब इसमें जो है एक तो आपका कनेक्टिव प्रॉपर है और दूसरा है स्पेशलाइज्ड। अब जो ये कनेक्टिव प्रॉपर है इसमें आपका म्यूकस है, डेंस है, लूज है, रेटिकुलर है, ठीक है, और डेंस में भी इरेगुलर, इलास्टिक और रेगुलर है। और जो आपका स्पेशलाइज्ड है उसमें आपका ब्लड,
बोन, यानी कि स्पेशली जो टिश्यूज होते हैं जो पर्टिकुलर कोई स्पेशल काम कर रहे हैं वो आपके आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड में, जैसे कि ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोज हो गया। एडिपोज में भी व्हाइट और ब्राउन होते हैं, बोन्स में कॉम्पैक्ट और ट्रेविकुलर होते हैं, और जो आपका कार्टिलेज है उसमें इलास्टिक, हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हम आपको उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, सारा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा अगर इसको हम, क्योंकि फिजियोलॉजी तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हमारे माइंड में नहीं रह जाएगा। तो जरूरी है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही डिस्कस किया जाए। तो चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, पहला है इसके अंदर में, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में आते हैं, तो उसमें पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज संयोजी ऊतक। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो ये जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य जो होता है, जो कोमल अंग हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट ऑर्गन हैं, वो जो है उनकी सुरक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इनको भी फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया था। मैं यहाँ पर उसको हिंदी में लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो फर्दर इनको डिवाइड किया गया है एरियोलर संयोजी ऊतक में, एरियोलर संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देती हूँ, सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। फिर इसके बाद में इसमें भी 3 हैं, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी 3 हैं, एरियोलर, एडिपोज, एडिपोज संयोजी ऊतक, फिर तीसरा है रेटिकुलर संयोजी ऊतक। चलिए, तो फर्दर पहले भी इसके ऊपर अभी जो हमने क्लासिफिकेशन दिखाया है उसमें भी था। तो ये 3 हो गए। उसके बाद में दूसरा आ जाता है, दूसरा है, ये तो लूज हो गया, लूज के अंदर में दूसरा है डेंस संयोजी ऊतक। डेंस संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अब ये देख लेते हैं। अब जो ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इनका काम होता है जोड़ों को मजबूती प्रदान करना, यानी कि जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं ये वहां पर पाए जाते हैं, तो उनको ये मजबूती प्रदान करते हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा भी करते हैं। फिर जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, यानी कि अस्थियां हैं, बोन्स हैं, उनके जोड़ को बनाने का भी काम करते हैं। यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं और जो हमारी ये मसल्स हैं, ठीक है, मांसपेशियां हैं, तो उनके जोड़ को बनाने का काम करते हैं, और जो हम जोड़ हैं उनको मजबूती भी प्रदान करते हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का काम है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या था? कोमल अंगों की सुरक्षा करना। ओके, और डेंस आपका जो है ये जॉइंट्स पर पाए जाते हैं। तो ये इससे आप जान सकते हो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर आपकी जो सॉफ्ट बोन्स होंगी, ठीक है, वहां पर ये पाए जाएंगे। और जो है डेंस कहां पर पाएंगे? जो जॉइंट्स हैं हमारे, ये मेनली वहां पर पाए जाते हैं। ओके, और इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर संयोजी ऊतक, इसको भी 3 में डिवाइड किया गया है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फिर दूसरा है डेंस इर्रेगुलर संयोजी ऊतक, एक रेगुलर है और एक इर्रेगुलर है, डेंस इर्रेगुलर संयोजी ऊतक।
ओके, और तीसरा है इलास्टिक संयोजी ऊतक। इलास्टिक संयोजी ऊतक। ओके, तो ये आपके दो हो गए, पहला लूज हो गया, दूसरा डेंस हो गया। लूज में 3 थे, डेंस में भी फर्दर इसको 3 में डिवाइड किया गया है, यानी कि क्लासिफाई किया गया है। अब तीसरा है, इसमें आ जाता है उपास्थि। तीसरा है उपास्थि, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। अब ये क्या है, तो दो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा है, अब जो कार्टिलेज होता है इनको कोमल अस्थियां भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? कोमल अस्थियां। इंग्लिश में इन्हें कहेंगे हम सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज जो उपास्थि है इनको कोमल अस्थियां यानी कि सॉफ्ट बोन्स भी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? अस्थि का निर्माण करना, यानी कि अस्थि के निर्माण से पहले अंगों की सुरक्षा करना होता है, क्योंकि कोमल अस्थियां होती हैं तो ये अंगों की सुरक्षा करती हैं। और इनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे तत्व जमा होते हैं और वो जो है फिर धीरे धीरे अस्थि का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं इनमें? इनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो कि आपके बोन्स के लिए जरूरी होता है उनके फॉर्मेशन के लिए। तो जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है, ये तत्व जो होते हैं इनमें जमा होते हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो अस्थि का रूप ले लेते हैं, यानी कि अस्थि का, बोन्स का निर्माण करते हैं। और ये कोमल और मुड़ सकने वाली होती हैं, क्योंकि अब ये कोमल अस्थियां हैं, सॉफ्ट बोन्स हैं, तो ये आसानी से जो है मुड़ सकती हैं, ठीक है, बेंड हो सकती हैं। तो ये सॉफ्ट होती हैं और आसानी से मुड़ सकने वाली होती हैं। और कुछ स्थानों पर ये ऐसी ही रह जाती हैं, यानी कि जहां पर मुड़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर उनको बेंड होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं होती, वहां पर वो एज सच ही रह जाती हैं। जैसे कि आपकी कान की अस्थियां हो गई, और जो हमारे नाक का आगे वाला भाग होता है वो हो गया, और हमारी जो श्वास नलिका है, ठीक है, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है एज सच रह जाती है, यानी कि वहां पर अब देखिए जो कान की अस्थियां हैं, तो कान आपकी कोई मुड़ने की जरूरत तो है नहीं, कहीं पर बेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां पर एज सच रहेगी। नाक पर भी हमें कहीं भी उसको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, मोड़ने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर भी वो एज सच रह जाती हैं। तो जहां पर इनकी जरूरत नहीं होती है मोड़ने की, वहां पर वो ऐसे ही रह जाती हैं, एज सच रह जाती हैं। तो आप देख ही सकते हो कि कान की अस्थियां कितनी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? कान में हो गया, नाक हो गया, और श्वास नलिका हो गई। तो यहां पर भी ये पाई जा रही हैं। और जहां पर ये मुड़ सकने वाली है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जहां हमारे जॉइंट्स हैं, जहां पर हमारा जो है हम अपने हाथों पैरों को मोड़ रहे हैं, तो वहां पर भी ये होती हैं। ओके, तो ये हो गया उपास्थि। अब ये भी फर्दर इनको 3 में क्लासिफाई किया गया है। हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि हाइलिन उपास्थि। दूसरा है फाइब्रो, तो अभी इसके पहले जो हमने क्लासिफिकेशन आपको दिखाया था पिक्चर में, तो उसमें यही चीजें थी। और इलास्टिक। ओके, तो इसको भी फर्दर 3 में क्लासिफाई किया गया, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक। ओके, अब बात करते हैं, ये तो तीसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर बोन टिश्यू, यानी कि जो आपका अस्थि तंत्र है, बोनी टिश्यू, जिसमें कि आपकी बोन्स आ जाती हैं, वो आ जाता है। तो जो आपका अस्थि तंत्र है वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू ही है, बोन्स ही है, तो ये भी इसके अंदर में आ जाता है। अस्थि तंत्र ऊतक मीन्स बोन टिश्यू। तो ये भी जो है आपका संयोजी ऊतक होता है, उसी के अंतर्गत ये भी आ जाता है, बोन टिश्यू। ओके, एक मिनट,
हाँ, तो अब जो ये आपका अस्थितंत्र ऊतक है यानी कि जो बोनी टिश्यू है, ये इसमें क्या चीज है, जैसे कि आप जो भी हमने आप डिस्कस किया, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज है, और जो जॉइंट्स होती हैं, हमारी जो संधियां होती हैं, और जो अस्थियां हैं, जो बोन्स हैं, ये सब मिल करके अस्थि तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। क्या क्या चीजें, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, संधि मीन्स जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, और अस्थियां यानी जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स, ठीक है, और ये है कार्टिलेज। तो ये जो उपास्थि है, संधि है और अस्थियां हैं, ये मिल करके तीनों स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। मीन्स ये अस्थि तंत्र का निर्माण करते हैं, ये ही तीनों मिलकर के, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, इन्हीं तीनों से मिलकर के बना हुआ है। उपास्थि, संधि और अस्थियों से मिलकर के बना हुआ है। अब इनका कार्य क्या होता है, शरीर के जो कोमल अंग है उनकी सुरक्षा करना है, शरीर को एक स्थिर स्वरूप प्रदान करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या करते हैं, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हड्डियों के माध्यम से ही। और अस्थि की जो कोशिका को, अच्छा, जो अस्थि की कोशिका, जैसे कि अब जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, तो उस वो भी जो है आपका स्केलेटल सिस्टम, ये एक टिश्यू है, अस्थितंत्र ऊतक है, इनसे मिल करके आपका स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो ये अस्थितंत्र ऊतक यानी जो बोनी टिश्यू है, वो भी किन्हीं न किन्हीं कोशिका से मिलकर के बना होगा, ठीक है, क्योंकि सेल से मिलकर ही टिश्यू का निर्माण होता है। तो जो अस्थि की कोशिका होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। अस्थि की कोशिका को जिनसे मिल करके टिश्यू बनता है, यानी कि अस्थि बोनी टिश्यू बनता है, उसे कहते हैं, अस्थि की कोशिका को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो ये आपकी अस्थि की कोशिका होती है जिनसे मिल करके बोनी टिश्यू का निर्माण होता है, यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। और जो अस्थियां होती हैं वो अभी आपकी दो प्रकार की होती हैं, कॉम्पैक्ट और जो है स्पॉन्जी। ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कॉम्पैक्ट यानी कि ठोस, या जिन्हें हम कह सकते हैं कड़ी हड्डियां, इंग्लिश में कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन्स, और दूसरा है पतली या मुलायम हड्डियां, ओके, जिसे कहेंगे स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी बोन्स, ओके। तो ये जो हम यहाँ पर बोनी टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो ये अलग से आपका नहीं है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसी के अंदर में ही ये आपका जो बोन टिश्यू यानी कि अस्थितंत्र ऊतक है, वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में ही आ जाता है, जो कि हमने पहले पिक्चर दिखाया था आपको, तो उसी के अंदर में ही है। और इसके अंदर भी दो हैं, ठोस और मुलायम, यानी कि कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। अब हड्डियों की जो चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसे पेरियास्टियम बोलते हैं, और बड़ी हड्डियों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, जिसमें कि मज्जा यानी कि बोन मैरो भरा रहता है। और जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है वो आपका रेड बोन मैरो यानी कि रक्त मज्जा में होता है। तो ये हम पहले नहीं, शायद अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे, ब्लड पढ़ाएंगे, रक्त पढ़ाएंगे, तो उसमें ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो कहाँ पर होती हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये तो आपको पता चल गया कि अस्थि कोशिका को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ये दो टाइप की होती हैं, यानी कि जो अस्थियां हैं वो दो टाइप की होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं और स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। और जो हड्डियों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, हड्डियों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, यानी कवर बोल सकते हो, मेम्ब्रेन, चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जिसे कि हिंदी में कहेंगे हम झिल्ली और इंग्लिश में कहेंगे मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं, उसका नाम है पेरिऑस्टियम, पेरिऑस्टियम, ओके। चलिए, ये हो गया।
और जो बड़ी हड्डियां होती हैं, ये तो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिओस्टियम बोलते हैं, और जो बड़ी हड्डियां उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसी में बोन मैरो यानी कि मज्जा जिसे बोलते हैं वो भरा होता है। और जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण आपके इन्हीं रेड बोन मैरो यानी कि रक्त मज्जा में होता है, इन्हीं में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके, जो बड़ी हड्डियों के बीच में रहता है। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब ये तो आपका हो गया मतलब एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आता है इन्हीं के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में ही आपका जो है ब्लड भी आ जाता है, यानी कि रक्त जो है वो भी एक आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड, ये क्वेश्चन कई बार आया है, एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड क्या है, रक्त। तो ये आपका ये जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। ओके, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो रक्त है ये भी आपका इसी के अंदर में ही आता है। और इसके अलावा रक्त के अलावा लसिका यानी कि जिसे कि लिम्फ बोलते हैं, वो भी एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कि आप फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। और रक्त का आपका जो काम जानते ही हो, इनका काम होता है पोषण प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अलग अलग अंगों में, सभी अंगों में प्रोवाइड करना। तो इनके बहुत सारे काम हैं। तो हम फर्दर जब रक्त पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे रक्त के बारे में। चलिए अब आते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जैसे कि अब मैंने तो जो बताया है आपको, तो वो 4 प्रकार के मेनली हैं। ठीक है, मसल हो गया, मसल टिश्यू हो गया, आपका नर्वस टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, और नर्वस टिश्यू हो गया। तो 4 जो मेन आपके कनेक्टिव मतलब टिश्यू हैं, ऊतक जो है 4 प्रकार के ही होते हैं। लेकिन जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है यानी कि श्रावी ग्रंथि ऊतक, तो श्रावी जो ग्रंथि होती है वो भी एक प्रकार की आपकी ऊतक ही होती है। ओके, जो कि आपकी जो श्रावी ग्रंथि है उस कोशिका या कोशिका समूह को कहते हैं श्रावी ग्रंथि, यानी कि जो ग्लैंड है उसको कहते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक क्रियाओं के संपादन के लिए जरूरी तत्वों का स्राव करती है, यानी कि जहां से कई सारे सिक्रीशन होते हैं, स्राव होते हैं, जो कि जरूरी तत्व यानी बहुत सारे केमिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनका स्राव करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे क्रियाओं में उनका काम लगता है। और ये जो स्राव है वो नलिकाओं अथवा रक्त में छोड़ा जाता है। कुछ नलिकाओं में छोड़े जाते हैं और कुछ जो है डायरेक्ट ब्लड में छोड़े जाते हैं, जो स्राव यानी कि जो सिक्रीशंस हैं। तो ये जो हमारे शरीर में ये 2 प्रकार जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर में 2 पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है, अंतःस्रावी ग्रंथि, उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा बस केवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि टिश्यू के अंदर में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। श्रावी ग्रंथि ऊतक, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। ओके, तो जैसा हमने बताया कि जो श्रावी ग्रंथि होती है यानी कि जो ग्लैंड होती हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड होती हैं, वो आपकी कोशिका या फिर कोशिका के समूह को कहते हैं, जो कि हमने बताया कि वो जरूरी तत्वों को सिक्रेट करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। और जो ये स्राव होता है तो कभी कभी नलिका में छोड़ा जाता है और कभी कभी रक्त में छोड़ा जाता है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं जो आपकी ग्लैंड पाई जाती हैं। सेक्रेटरी ग्लैंड जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला है बहिश्रावी ग्रंथि, ओके, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड। इसी को हमें डिटेल में
पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड को, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बस केवल। अब देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि उसमें डक्ट पाया जाता है। इसको जो है, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो डक्टलेस होती है, यानी कि उसमें जो है नलिका नहीं पाई जाती है। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें क्या होता है, इसमें डक्ट पाए जाते हैं, यानी कि इसमें नलिका पाई जाती है। ओके, तो जो इनका सिक्रीशन होता है, यानी कि जो इनके थ्रू जो है सिक्रीशन निकलता है, जिन केमिकल्स को, जिन तत्वों का ये स्राव करती हैं, तो वो आपका जो एक्सोक्राइन से होता है। तो इसमें क्या होता है, चूंकि एक्सोक्राइन है तो इसमें, हाँ एक मिनट, जो एक्सोक्राइन है तो उसमें क्या होगा कि जब ये आपकी इनसे जो सिक्रेशन होता है तो वो आपकी डक्ट के थ्रू, यानी कि नलिका के थ्रू होते हुए ये पहुंचती हैं, हमारे जो स्पेसिफिक अंग होते हैं वहां पर जाती हैं। ठीक है, नलिका के थ्रू जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, जो भी सिक्रीशंस निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, स्राव होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं, क्योंकि इनमें डक्ट होती नहीं है। ओके, तो जो आपका ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें से क्या होता है, ये ग्रंथियां एक विशेष रसायन का सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ये आपकी जो ग्लैंड है ये एक विशेष रसायन को सिक्रीट करती हैं, जिसे कहते हैं हम हार्मोन। आप जानते ही हो हार्मोन के बारे में। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, कई सारे हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और ये डायरेक्ट ब्लड में, यानी कि जो आपकी रक्त धारा है, ब्लड सिस्टम है, उसी में ये डायरेक्ट वहां पर सिक्रीट कर देती, स्रावित कर देती, यानी कि यहाँ से जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, स्रावित जो होते हैं हार्मोन्स, वो डायरेक्ट आपके रक्त में चले जाते हैं, और रक्त में जब जाते हैं फिर वहां से संपूर्ण शरीर में, हमारे पूरे शरीर में रक्त के साथ वो संचारित हो जाते हैं, और जिस टारगेट जो ऑर्गन होते हैं, यानी कि जो लक्ष्य अंग होते हैं जहां पर उनको पहुंचाना होता है, वहां पर वो पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं। तो इसमें जो हमने बताया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि इसमें नलिका नहीं होती है, इसी वजह से ये डायरेक्ट ब्लड में अपना श्रावण करते हैं। ये क्या होते हैं, नलिका विहीन होते हैं, नलिका विहीन, इंग्लिश में कहेंगे डक्टलेस। और इसमें क्या होती है, नलिका पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें डक्ट होती हैं और ये डक्टलेस होते हैं, यानी कि नलिका विहीन होते हैं और इसमें डक्ट पाई जाती हैं। ओके, इसी वजह से इनको जो है नलिका विहीन ग्रंथियां भी बोलते हैं, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड भी इनको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को। ओके, तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती, यानी कि नलिका नहीं पाई जाती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के अलावा जो हमने बताया ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है, उसमें आपकी स्वेट ग्लैंड्स आ जाती हैं, और जो लार ग्रंथियां हैं वो आ जाती हैं, आपका अग्न्याशय है, पैनक्रियाज वो आ जाता है, लिवर ये भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें वाहिकाएं होती हैं, यानी कि वो डक्ट होती है, नलिका होती हैं, जिनसे हो करके इनका स्राव होता है और किसी अंग विशेष में पहुंच करके वहां जाकर के अपना काम करता है। इसी वजह से इसको डक्ट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके रक्त धारा में पहुंच करके ये शरीर के समस्त भागों में संचारित हो जाते हैं, यानी कि सर्कुलेट हो जाते हैं। किंतु इनकी जो क्रिया होती है, यानी कि इनका जो काम होता है, वो केवल कुछ जो टारगेट सेल्स हैं, विशिष्ट जो लक्ष्य कोशिकाएं हैं, टारगेट सेल्स हैं, उन्हीं पर ही ये काम करते हैं। अब जो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि कई सारे हार्मोन्स, अभी हम उनका नाम बताएंगे आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड से कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो जो अलग अलग हार्मोन्स है उनका लक्ष्य स्थल भी, यानी कि जो उनकी टारगेट सेल्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, यानी कि उनका अलग अलग काम होता है। तो इस वजह से जो हार्मोन है इनको कहा जाता है, इनको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है, यानी कि रासायनिक दूत भी कहते हैं। क्योंकि जो भी श्रावण हो रहा है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, उनको ये रक्त में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हार्मोन्स ही कर रहे हैं। कि जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो जो केमिकल मैसेजेस हैं वो आपके ब्लड तक पहुंचा रहे हैं, और जो ब्लड के थ्रू जो है अलग अलग अंगों में जा रहे हैं। इसी वजह से इनको केमिकल मैसेंजर यानी कि रासायनिक दूत कहा जाता है। और हार्मोन्स होते हैं ये अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पादित होते हैं, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। और प्रत्येक हार्मोन का एक निश्चित कार्य होता है, यानी डेफिनेट जो है इनका फंक्शन होता है हर एक हार्मोन का, जो कि हमें डिटेल में आगे पढ़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे। और ये जो हार्मोन्स हैं ये मेनली क्या होते हैं? प्रोटीन यौगिक होते हैं, यानी कि ये आप कह सकते हो ये प्रोटीन होते हैं। जो हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन होते हैं, ओके। लेकिन कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, लेकिन मेनली जो है प्रोटीन होते हैं। अब जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें कौन कौन सी ग्लैंड आ जाएंगी? जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। और अग्न्याशय जो द्वीपिकाएं यानी कि पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं वो आ जाएंगी। पीनियन ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, गोनट्स हैं। और जैसे कि आपकी हम जो फीमेल में यानी कि स्त्रियों में ओवरीज पाई जाती हैं वो भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। और जो पुरुषों में यानी कि मेन में जो टेस्टिस, वो भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो सारी ग्लैंड है इन्हीं हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये फर्दर हम इसको पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है, ओके। तो फाइनली ये हमारा जो ऊतक था टिश्यू और इसके प्रकार हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने चारों टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये हमने आपको बता दिया क्योंकि ये भी टिश्यू में ही आ जाता है, लेकिन मेनली आपके 4 ही हैं। कभी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप 4 ही आंसर करिएगा जो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो। अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।